Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. Students, आज के लेक्चर में हम डिफरेंट कोड सेगमेंट्स की आउटपुट को देखेंगे। हमारे पास डिफरेंट कोड होंगे और हम उनकी आउटपुट को फाइंड करेंगे। सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास डिफरेंट कोड सेगमेंट्स हैं, यानी कि हमारे पास छोटे छोटे प्रोग्राम हैं जो कि सी लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए हैं। उसमें इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल हो सकता है, इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल हो सकता है, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल हो सकता है, या फिर उसके अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स विद इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, यानी कि नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर हो सकता है। हमने क्या करना है कि हमने जो गिवन कोड है उसकी आउटपुट लिखनी है। सो हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन सारे कोड्स को देखेंगे और अपने आईडीई के अंदर, यानी कि जो हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, हम वहाँ पर जाएंगे और अपने कोड सेगमेंट्स को वन बाय वन वहाँ पर पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि कोड है क्या, और फिर क्या करेंगे, फिर हम अपने कोड की आउटपुट को देखेंगे। सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स इसको हम ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद हम अपनी एक नई फाइल क्रिएट करते हैं या हम अपनी एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करके इसको सेव कर लेते हैं। सो सेव कर लेते हैं इसको प्रोग्राम आउटपुट के नाम से, इसको हम सेव कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने सारे के सारे प्रोग्राम अभी हम यहाँ पर लेके आएंगे। मैंने सारे प्रोग्राम्स को कमेंट किया हुआ है, हम वन बाय वन सबको कमेंट इनके सबके रिमूव करेंगे और वन बाय वन सबकी आउटपुट देखेंगे कि सबकी आउटपुट क्या आती है और किस तरीके से आउटपुट आती है। जिस लॉजिक से आउटपुट आ रही है हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो ए पार्ट है कोड का हमारी बुक में, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। इसकी पहले आउटपुट देखते हैं, इसकी आउटपुट क्या है, और फिर देखते हैं कि वो आउटपुट किस तरीके से आई है। हम इसको बिल्ड एंड रन करते हैं तो हमारे पास ये आउटपुट आ गई है, a इज इक्वल टू 17 एंड b इज इक्वल टू 10, और ये एक कॉमा भी है। सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हमने इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर किए और उनको इनिशियलाइज भी कर दिया, यानी कि उनको वैल्यू भी असाइन कर दी। एक हमने वेरिएबल a डिक्लेयर किया, उसको वैल्यू 7 असाइन कर दी, और एक वेरिएबल d डिक्लेयर कर दिया, उसको वैल्यू 10 असाइन कर दी। और साथ ही फिर हमने नीचे वाली लाइन में कहा कि a इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी कि a को a और b को प्लस करके वैल्यू हमने असाइन कर दी। इनकी जो a के अंदर वैल्यू पड़ी हुई थी और जो b के अंदर वैल्यू पड़ी हुई थी, इन दोनों को प्लस किया। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे पास, यानी कि ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 7 प्लस 10। सो वैल्यू कितनी बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी 17। तो इनको हमने प्लस करके किसको साइन कर दिया, a को। और फिर हमने ये कहा कि इफ a इज ग्रेटर देन 20, और फिर हमने कहा एंड b इज लेस देन 20, तो क्या कहा, b इज इक्वल टू a प्लस बी कर दो और प्रिंट ऑफ कर दो, यानी कि प्रिंट ऑफ कर दो इसको। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, आपने उसको अब समझना है। अब बहुत से बच्चे इसको क्या समझते हैं, बहुत से बच्चे ये समझते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये क्या है, ये इफ का पार्ट है। हालांकि जो इफ की कंडीशन है हमारी, वो इफ की कंडीशन हमारी ये आप देख सकते हैं कि प्रिंट एफ, इफ की जो कंडीशन है उसको हम देखते हैं कि ए इज ग्रेटर देन 20। क्या ए ग्रेटर देन 20 है, ए ग्रेटर देन 20 नहीं है, क्योंकि ए के अंदर जो हमने वैल्यू इनिशियलाइज करवाई थी वो 7 थी, और फिर जब ए के अंदर वैल्यू ए प्लस बी की कर दी तो वो वैल्यू 17 होगी। और ये एंड का ऑपरेटर लगा हुआ, जब एंड का ऑपरेटर में हमारी पहली वैल्यू रॉन्ग हो जाए, कंडीशन रॉन्ग हो जाए, तो हम तो इसको कंसिडर ही नहीं करते, ये एक्सप्रेशन हमारा रॉन्ग हो गया। अब क्या होगा, बच्चे इस चीज पे कंफ्यूज होते हैं कि जब ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है तो फिर ये कोड हमारा किस तरीके से एग्जीक्यूट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने ये पढ़ा था कि जब हम इफ एल्स स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं तो हम, अगर हमने मल्टीपल स्टेटमेंट्स अगर हमने एग्जीक्यूट करवानी हो तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम करली ब्रैकेट से इसका इस्तेमाल करते हैं और हम अपने कोड को इनके दरमियान लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर आपकी जो ये वाली लाइन है ये आपकी इफ स्टेटमेंट के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन जो ये वाली लाइन है ये आपकी इफ स्टेटमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं है। सो क्या होगा, ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी और क्या होगा, ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये वाला कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो एग्जीक्यूट होके हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, a इज इक्वल टू 17, यानी कि ये जो 17 वैल्यू a की बन गई थी ये आ जाएगी, और फिर b इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, जो भी 10 की वैल्यू थी। बट डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हम एक चीज करके देखें, अगर हम इन दोनों को पकड़ें और यहाँ पे हम पेस्ट करें और अब हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करके देखें, तो फिर देखते हैं कि हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। हम कोड को एग्जीक्यूट करेंगे और हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई है और ये दोनों स्टेटमेंट हमारी इफ कंडीशन के इफ की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर आ गई है, इन बिटवीन करली ब्रैकेट्स आ गई हैं, तो ये जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि अगर आपने करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं किया तो सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो इसके साथ एसोसिएटेड है, बाकी और कोई स्टेटमेंट इफ के साथ एसोसिएटेड नहीं होगी। सो ये हमारा ए पार्ट था, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम अभी कमेंट करते हैं और अभी चलते हैं अपने किस पार्ट की तरफ, हम अपने बी पार्ट की तरफ चलते हैं। इनको हमने कमेंट कर दिया ताकि हम दूसरे कोड को रन कर सकें। अब इसको हम इसका कमेंट यहाँ से रिमूव करते हैं। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि ये कैसे चलेगा। सो क्या करेंगे, हम अपने कोड को बिल्ड एंड रन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारी जो आउटपुट आई है वो आई है होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे भी इसको समझने की कोशिश करते हैं कि होप फॉर द बेस्ट ये किस तरीके से आ गया है। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, उस वेरिएबल का नेम x है और उसके अंदर एक वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी, वो वैल्यू है हमारी 45, और फिर हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज किया। फिर हमने एक इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया और कंडीशन लगाई कि x प्लस 20 इंटू 7 इज इक्वल टू 445। इफ x प्लस 20 यानी कि 20 को 7 के साथ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखते हैं, हम 20 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो x प्लस 140 हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं कि अगर ये इक्वल है 445 की, अब यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे x की वैल्यू नहीं डाली, तो x की वैल्यू हम ऐड करेंगे, ये 45। सो 45 अगर हम वैल्यू यहाँ पे ऐड करते हैं फिर भी 150 या 160 के करीब करीब वैल्यू चली जाएगी। ये 40 है तो 40 ऐड हो जाएगी 180, 185 वैल्यू तकरीबन हमारी बन जाएगी, इससे थोड़ी ऊपर नीचे होगी। फिर भी ये वैल्यू 445 के इक्वल नहीं बन रही, तो क्या होगा, हमारी जो ये वाली कंडीशन है ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने सिंपल इफ स्टेटमेंट पढ़ी है और इस क्वेश्चन में क्या है, इस कोड में क्या है, इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट है। इफ स्टेटमेंट में डियर स्टूडेंट्स क्या होता था, इफ स्टेटमेंट में हमारे पास एक कंडीशन होती थी, अगर वो कंडीशन ट्रू होती थी तो हमारा कोड एसोसिएट होता था, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती थी तो हमारा कोड एसोसिएट नहीं होता था, उससे नीचे वाला कोड एसोसिएट हो जाता था। बट इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट में अगर हमारी एक कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स के अंदर एक एसोसिएटेड कोड होता है, वो कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। अब इस केस में इफ स्टेटमेंट जो हमारी उसमें जो कंडीशन है, ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हुई, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है, तो होगा क्या कि जो हमारा एल्स पार्ट है उसके अंदर जो हमारी स्टेटमेंट पड़ी हुई है वो स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी, एंड दैट स्टेटमेंट इज होप फॉर द बेस्ट। सो होप फॉर द बेस्ट यहाँ पर प्रिंट हो गया। सो डियर स्टूडेंट, इट्स वेरी इजी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको समझ आई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा सी पार्ट है। यहाँ से कमेंट को रिमूव करते हैं और इसको समझते हैं, ये जरा थोड़ा सा टेक्निकल है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम पहले रन करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। सो हमारे पास आउटपुट आ गई है 6, ये वाला साइन 9 और n इज इक्वल टू n। ये 6 लेस देन 9 नहीं है, बल्कि हमने आउटपुट के अंदर ये लेस देन का साइन जो है वो यूज किया हुआ है। सो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, एंड n इज इक्वल टू n है। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस कोड के अंदर क्या किया, जरा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कैरेक्टर टाइप का, और उसमें डाटा टाइप डिक्लेयर किया हमने, डाटा टाइप बताई है कैरेक्टर टाइप, और वेरिएबल दो डिक्लेयर किए हैं C1 एंड C2। एंड कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल्स में C1 में हमने y स्टोर करवा दिया एंड C2 में हमने n स्टोर करवा दिया। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है कि हमने जब कैरेक्टर डाटा टाइप के बारे में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि कैरेक्टर डाटा टाइप में जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करके कोई वैल्यू इनिशियलाइज करवाते हैं कैरेक्टर डाटा टाइप की, तो उसमें एक ही वैल्यू होती है, या वो कैपिटल लेटर्स हो सकते हैं, या वो स्मॉल लेटर्स हो सकते हैं, या फिर वो कोई इसके अलावा कोई स्पेशल सिंबल्स भी हो सकते हैं, बट वैल्यू यहाँ पर एक ही आएगी। उसके बाद
हमने क्या किया, हमने इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल लिए, n1 इज इक्वल टू कर दिया 5, यानी कि 5 वैल्यू साइन करवा दी, और n2 उसको वैल्यू साइन करवा दी हमने 9। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा n1 जो है ये इक्वल होगा n1 जो है वो इक्वल होगा n1 प्लस 1 के, यानी कि इसको कैसे समझेंगे कि n1 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो n1 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 5 है, तो इसमें प्लस 1 कर देंगे, सो n1 की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी, जो फाइनली क्या होगा, फाइनली n1 जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, 6 के इक्वल हो जाएगा। ये हमने याद रखना है कि n1 अब यहाँ पे 6 हो चुका है, और c को रख देंगे हम c2 के इक्वल। अब c की वैल्यू हमारे पास क्या थी, c की वैल्यू थी हमारे पास y। अब ये क्या होगा, ये चेंज होके हो जाएगी, c की वैल्यू क्या होगी c2, सो c2 के पास क्या पड़ा हुआ है n, सो c1 की जो वैल्यू है यहाँ पे वो क्या हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी वैल्यू हमारे पास n। सो ये समझने के लिए हम लिख रहे हैं। अब याद रखिएगा c1 के पास y नहीं, c1 के पास n है। अब हम यहां देखेंगे इफ n1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू n2, क्या n1 n2 के इक्वल है, तो n1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 और n2 की वैल्यू क्या है 9, ये इक्वल नहीं है। एंड का ऑपरेटर हम इसको इधर ही यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमारी कंडीशन जो है फॉल्स होगी। एल्स के पार्ट में आ जाएंगे, इफ n1 इज ग्रेटर देन, इफ n1 इज लेस देन n2, n2 क्या है 9 और n1 क्या है 6, ये ट्रू हो गई है। एंड c1 इज इक्वल टू c2, डियर स्टूडेंट c1 की हमारे पास क्या वैल्यू थी y, और c2 की क्या थी n। अब लेकिन अब c1 के पास क्या पड़ा हुआ है n, हमने यहाँ पे आगे चेंज कर दिया था, ये इधर आगे, और c2 के पास क्या पड़ा हुआ है n, और c1 के पास भी क्या पड़ा हुआ है n। इसको जरा ध्यान से समझिए, जरा थोड़ा ट्रिकी पार्ट है कि c2 के पास तो ऑलरेडी n पड़ा हुआ है हमारे पास, बट हमने यहां पे बता दिया था कि c1 को भी वही वैल्यू साइन कर दो जो c2 के पास है, तो c2 के पास n था, अब c1 के पास भी n है और c2 के पास भी n है। तो इस कंडीशन में हम ये भी देखेंगे क्या c1 इज इक्वल टू c2 है, तो हाँ बिल्कुल ये कंडीशन हमारी बिल्कुल ठीक है। सो प्रिंट जो है ना हमारे पास जो प्रिंट है वो किस तरीके से होगा, हम यहाँ पे ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन हम यहाँ पे जो है ना इसको भी चेक करेंगे, और इसको हम एक दफा वो भी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारे पास ये इसकी आउटपुट इस तरीके से आएगी। और ये कंडीशन हमने चेक कर लेनी है कि n1 जो है वो लेस देन n2 है या नहीं है। तो n1 क्या है 5, और इसमें 1 प्लस किया तो 6 होगी, और n2 क्या है 9, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है कंडीशन। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम किस तरीके से कोड जो है अपना प्रिंट करवाएंगे, ये आप देख सकते हैं। पहले फॉरवर्ड स्पेसिफायर में n1 हो जाएगा जो कि 6 है, और फिर ये वाला साइन प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर जो करेक्टर ये जो हमारे पास d है n2 ये 9 ये प्रिंट हो जाएगा, फिर एंड प्रिंट होगा। उसके बाद फिर ये फॉर्मेट स्पेसिफायर करेक्टर डाटा टाइप के लिए वो n है, c1 के पास n है और c2 के पास भी हमारे पास n है। सो ये इस तरीके से आउटपुट हमारे पास आ जाएगी। बट डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हम लेट सपोज ये कंडीशन चेंज कर देते हैं, ये कंडीशन हम ऐसे कर देते हैं, तो क्या होगा, अब हम प्रिंट करके देखते हैं, तो अब हमारे पास आ जाएगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये कंडीशन ये भी हमारी फॉल्स हो गई है। सो डियर स्टूडेंट्स, जब आप भी इस तरीके से आउटपुट फाइंड करेंगे तो आपने भी डिफरेंट तरीके से आउटपुट फाइंड करने की कोशिश करनी है। सो उम्मीद करता हूं कि ये सी जो पार्ट हमारा ये भी आपको सही से समझ आ गया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो कि हमारा डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है देखते हैं। अभी इसको सबसे पहले तो हम इसका कमेंट रिमूव करते हैं। डी पार्ट में हमारे पास क्या है, हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है, उसमें जो इंटीजर टाइप का हमने डाटा टाइप लिया है, उसमें वेरिएबल ए बी सी डी रखे हैं, इनके इंटीजर डाटा टाइप है और वेरिएबल है ए बी सी डी, और वैल्यूज इनिशियलाइज करवा दी हैं 34 ए को, 32 बी को, 7 सी को और 15 डी को। और साथ ही हमने बता दिया कि जो ए की वैल्यू है वो बी प्लस सी प्लस डी है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है कि जब एक ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो गई है और फिर जब ये दूसरी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, तो यहां पे आके जो ए के अंदर 34 वैल्यू पड़ी है ये चेंज हो गई है, क्योंकि हमने उनको कह दिया कि प्रोग्राम को हमने बता दिया कि ए के अंदर अब वैल्यू क्या होगी बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि बी सी और डी को प्लस करके जो वैल्यू हमारी बनेगी वो अब किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, वो स्टोर हो जाएगी ए के अंदर 32 प्लस 7 प्लस 15। सो इनको प्लस करके जो भी वैल्यू बनेगी वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी ए के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे कि इफ ए इज लेस देन 100, क्या ए लेस देन 100 है, तो इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो ये लेस देन 100 ही होगा। यस, ये बिल्कुल ठीक कंडीशन है। अब क्या होगा, जिस तरीके से यहाँ पे ए की वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई है, यहाँ पे दोबारा वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी और हम कह देंगे कि ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू अब ए यानी कि ए की जो भी वैल्यू यहाँ पर बनी थी उस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ,
और b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी, b को आप c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू बनेगी वो b की वैल्यू हो जाएगी, और c की वैल्यू क्या होगी, c और d को, यानी कि c और d को आपस में प्लस कर देंगे तो वो वैल्यू c की होगी। सो यहाँ पे आके हमारे पास टोटली a की वैल्यू भी चेंज हो चुकी है, b की भी चेंज हो चुकी है और c की भी चेंज हो चुकी है। सो वेरिएबल क्या कर रहा है कि अपनी वैल्यूज चेंज कर रहा है, हम उसको वैल्यूज चेंज करवा रहे हैं। उसके बाद फिर एक कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ a is greater than b and c is equal to d, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो c के अंदर हम d की वैल्यू रखवा देंगे, b के अंदर हम c की वैल्यू रखवा देंगे और a के अंदर हम b की वैल्यू रखवा देंगे। कौन सी, ये, इसके अकॉर्डिंगली c के अंदर हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू रखवा देंगे, b के अंदर क्या करेंगे, इस c की वैल्यू रखवा देंगे और a के अंदर क्या करेंगे, ये जो b है इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखवा देंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, c के अंदर हम वैल्यू रखवाएंगे d की, जो कि हमारे पास यहाँ पे है। उसके बाद बी के अंदर वैल्यू रखवाएंगे सी की। सॉरी, यहाँ पे एक चीज आपने देखनी है ध्यान से कि ये जो डी है ये हमारे पास यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, ये आपने ध्यान रखना है, ये डी की वैल्यू यही होगी। उसके बाद बी की वैल्यू सी है, सी इधर चेंज हो गई थी, ये आ जाएगी। एक वैल्यू बी है, बी चेंज हो गई थी, यहाँ पर ये आ जाएगी। एल्स हमने ये देखना है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन सी और बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी प्लस सी, तो फिर क्या हो जाए, फिर वैल्यूज दोबारा इस तरह चेंज होगी और एंड में हम प्रिंट एफ करवा देंगे इस तरीके से। और जब हम इसको देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो कुछ इस तरह से आएंगी, ए की वैल्यू ये हो जाएगी, बी की वैल्यू ये हो जाएगी, सी की वैल्यू ये हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेशंस हैं, ये आपने करनी है, ये असाइनमेंट है आपकी, और कैलकुलेशन करके देखना है कि क्या एग्जैक्टली हमारी यही वैल्यूज आती हैं या नहीं आती। अगर आप प्रोग्राम सही लिखेंगे तो आपकी एग्जैक्टली यही वैल्यूज लाजमी आएंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, के बाद हम अपने जो लास्ट पार्ट है हमारे इस क्वेश्चन का, हम उसकी तरफ आते हैं। ये जो हमारा कोड है इसको अब हम देखते हैं कि ये कोड हमारा क्या है, और जब ये रन होगा तो इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आएगी। इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से हमारे पास आएगी, x इज इक्वल टू 16 एंड फिर x इज इक्वल टू 16, y इज 8 एंड z इज 9। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से प्रोग्राम काम करेगा। हमने इंटीजर टाइप का जो है वेरिएबल्स लिए हैं, 3 डाटा टाइप डिक्लेयर किया, इंटीजर x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 7 एंड z इज इक्वल टू 9। और हमने कहा है कि अगर x का हम मॉड लें 2 के साथ तो क्या वो 0 के इक्वल है, यानी कि उसका जो रिमाइंडर है क्या वो 0 बचता है। तो अगर x का मोड लें 5 के साथ तो रिमाइंडर तो 0 नहीं बचता। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x को x प्लस प्लस यानी कि एक वैल्यू हम ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स x प्लस पर, यानी कि 6 वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे ये हम समझने के लिए कर रहे हैं, आपने इसको कंफ्यूज नहीं होना कि हमने यहाँ पे इक्वल टू का साइन क्यों नहीं लगाया, मैंने ये क्यों लगा दिया है, तो ये जस्ट समझने के लिए है। और ये कंडीशन हमारी यहाँ पे फॉल्स हो गई है, एल्स में आएंगे, और जब ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है तो एल्स में आके हम ये जो चीजें हैं हम इनको प्रिंट करवा देंगे। सो ये क्या होगा, इसमें हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स प्लस जी हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये प्रिंट एफ, ये वाली जो हमारी लाइन है हम इसको प्रिंट करवा देंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, जब इस लाइन को हम प्रिंट करवा देंगे तो जो पहली हमारी लाइन है यहाँ पे आउटपुट में, ये वाली लाइन हमारी प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद ये नीचे कोड चलेगा, x का मोड लेंगे दोबारा 2 के साथ तो देखेंगे ये मॉडुलस 1 के जो इक्वल आता है कि नहीं, रिमाइंडर 1 बचता है कि नहीं, तो वो रिमाइंडर 1 हमारे पास यहाँ पे हम देख लेते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास क्या हो चुकी है, x की वैल्यू हमारे पास 6 हो चुकी है। तो अब जो है ना वो रिमाइंडर 0 ही आता है, लेकिन यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास सारा हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि सब एंड के साथ है और एंड में तो सारी वैल्यूज हमारे ठीक होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो फिर आ जाना था ऑल आर ऑड, बट दोबारा अब नीचे इफ में आएंगे, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट विद इन इफ स्टेटमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं। इधर दोबारा हम चेक करेंगे कि क्या x की वैल्यू ग्रेटर देन y है और x की वैल्यू लेस देन z है। अगर ये ठीक है तो फिर हमारा ये वाला जो कोड है, हमारा ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसके बाद फाइनली हम प्रिंट एफ में ये वैल्यूज अपने प्रिंट करवा देंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू, और x y z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। पहली वैल्यू यहां से आएगी और बाकी 3 वैल्यू हमारी यहां से आएंगी, ये आप देख सकते हैं। पहली वैल्यू ऊपर से यहां से जो x में हमारी वैल्यू आई है, यहाँ पे जो थी वैल्यू प्रिंट एफ, और उसके बाद ये नीचे से यहाँ पे 3 वैल्यू x की, y की और z की आई। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। आपने भी खुद लाजमी इन प्रोग्राम्स को, इन कोड्स को खुद कोड करना है और अपने आईडी के ऊपर इसको रन करके देखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने ये सीखा कि जब हमें कोई कोड सेगमेंट दिया जाता है कि इस कोड सेगमेंट की आउटपुट जो है वो लिखें, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो उस कोड को अंडरस्टैंड करते हैं
कि वो कोड है क्या। हम ये देखते हैं कि कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर किया गया, वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है। फिर हम ये देखते हैं कि कौन से फंक्शंस का इस्तेमाल हुआ, क्या यूज़र से कोई इनपुट वैल्यू ली गई, और फिर हम ये देखते हैं कि प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल कैसे हुआ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम ये देखते हैं कि कौन सी कंडीशन का इस्तेमाल हुआ, इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल हुई या इफ एल्स स्टेटमेंट, या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट विद इन कंडीशनल स्टेटमेंट इस्तेमाल हुई। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम अपने जो कोड सेगमेंट है उसकी आउटपुट को देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।